चलिए जी, गुड इवनिंग। नोट्स वाले जहाँ पे आप लोगों ने पेज छोड़े हुए हैं वहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट नोट स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब पेपर में जो आज के प्री बोर्ड वाले पेपर में है उसके भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसके आप लोगों को भी आएंगे और बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आने हैं इस टॉपिक के। शेयर फॉर फीचर 2 पेज में वैसे आएंगे तो नहीं, लेकिन अभी जो भी जगह है आपके पास उसको यूज करो। नोट्स के जो पेजेस नहीं छोड़ रखे थे पीछे, तो वहां पे आ जाओ। शेयर फॉर फीचर पॉइंट नंबर 1। शेयर फॉर फीचर का मतलब पता है? जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देते तो हम उनको कुछ वार्निंग देते हैं, कुछ नोटिस देते हैं। फिर भी वो अगर हमें पैसे नहीं देते तो हम क्या करते हैं, उनके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। तो कंपनी के पास उनके जितने भी पैसे आए होते हैं ना, कंपनी वो अपने पास रख लेती है, इसलिए शेयर फॉर फीचर हमेशा कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाता है। व्हेन एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे any amount on share whether allotment, first call or final call, then company forfeit his shares। कहाँ पे? ऑन शेयर वेदर अलॉटमेंट कोमा फर्स्ट कॉल, वेदर अलॉटमेंट कोमा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, देन कंपनी फॉरफिट हिज शेयर। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना, जिसको हिंदी में लिखना है लिख लो, कब्जा कर लेना, ठीक है। एनी अमाउंट, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि फिर जो भी उसने पैसे दे रखे होंगे तो वो कंपनी अपने पास रख लेगी, वो रिफंड नहीं करेगी, इसलिए वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। एनी अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर is also forfeit by company and not refunded to shareholder, and that amount is loss for the company। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3, शेयर फॉर फीचर is profit for the company, comma, hence it will be credited in journal entry। हो गए जी 3 पॉइंट। हो गए।
पढ़ के देखना, समझ में आ गए तीनों पॉइंट्स? अपने आप बताना जिसको समझ में आ गए हो। आ गया समझ? आ गया? क्लियर है? हाँ जी, दिया, राहुल, गुरजोत, कशिश, महक। शुक्र है, कोई तो पूछा। जिसने बोला ना मेरे को समझ आ गए हो, मतलब आप मुझसे नहीं डिसऑनेस्टी कर रहे, अपने आप से कर रहे हो। दूसरा और तीसरा पॉइंट आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा? सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा? मैंने यहाँ पे लिखा है दैट अमाउंट इज लॉस फॉर कंपनी, सेम उसी को लिखा है दैट शेयर फॉर फ्यूचर इज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। मतलब लिटरली आप सिर्फ लिख रहे हो। और आप एक चीज देखो, लिखने के बाद मैंने आपको 1 मिनट दिया कि पढ़ लिया, आपने कहा हाँ, मैंने कहा समझ आ गया, आप कह रहे हो हाँ। हाँ, आपने नहीं कहा था। और भाई लॉस है ही नहीं, गलत लिखा हुआ मैंने, ध्यान से पढ़। 2 बार सब पढ़ तो ले। तो कंपनी के लिए क्या हुआ? प्रॉफिट ना हुआ? फिर यहाँ पे मैंने लॉस लिखवाया। जब आप लोग लिख रहे होते हो तो तब उतना दिमाग नहीं लगता, मैं मानता हूँ कि लिखने पे ध्यान होता है, लेकिन जब मैं उसके बाद आपको 1-2 मिनट का टाइम दिया और साथ साथ लाइन लिखवाई है मैंने जान के, इधर देखो, तो ये लॉस नहीं है बेटा, ये प्रॉफिट है। और 2 बार समझाने के बाद बोल रहा हूं मैं, शेयर होल्डर का पैसा जब हम कंपनी जब्त कर लेती है और यहाँ पे मैंने लिखवाया नोट रिफंडेड, तो कंपनी के लिए लॉस है कि कंपनी के लिए प्रॉफिट है? तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। वो लॉस की एक्सप्लेनेशन बना के बैठा है। ओ भाई मेरे पॉइंट ही गलत है तो क्या की एक्सप्लेनेशन बना रहे? लिखो इन जर्नल एंट्री शेयर कैपिटल इज डेबिटेड, दैट इज shares and share capital are cancelled because originally in 8 entries we credit the share capital जब हम, पहले लिख लो जल्दी से, जब हम शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्रीज करते हैं, नॉर्मल एंट्रीज 8 एंट्रीज होती है ना। फर्स्ट एंट्री क्या की होती है? एप्लीकेशन की, फिर होती है अलॉटमेंट की, फिर होती है फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री होती हैं, अलॉटमेंट की भी, फर्स्ट की भी, फाइनल कॉल की भी। एप्लीकेशन के भी, तो हर चीज की 2-2 एंट्री होती हैं, इसलिए टोटल एंट्रीज बन जाती हैं 8। 4 EMIs होती हैं तो उसकी टोटल एंट्रीज कितनी बन जाती हैं? 8। 8 एंट्रीज में 4 एंट्री होती हैं मनी रिसीव्ड वाली, 4 होती हैं शेयर कैपिटल ड्यू वाली। तो जहां जहां शेयर कैपिटल ड्यू होती है वहां पे हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है वैसे? गलत, मनी रिसीव्ड। सबसे पहली एंट्री देखो क्या हो रही है, स्क्रीन पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो मनी रिसीव हुई है ना, इसलिए बैंक वाली एंट्री है। सेकंड एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मेरी शेयर कैपिटल देखो क्या हुई है, क्रेडिट हुई है ना। तो ओरिजिनली जब हम करते हैं, जब शेयर्स इश्यू करते हैं, तब थोड़ी ना मुझे पता होता है कि कौन कौन से शेयर होल्डर कल को डिफॉल्ट कर जाएंगे। जब मैं ट्यूशन पे बच्चों को लगाता हूँ, मेरे को क्या पहले दिन पता चल जाएगा कि 3 महीने बाद कौन बच्चा फेल होगा या पास होगा? वो तो थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे पता चलेगा ना, 3 महीने के प्रोसेस में, जब मैं टेस्ट लूंगा, जब मैं बुलाऊंगा, कुछ भी है। सेम ऐसे ही जब कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए
क्या उसको पहले पहले पता चल जाएगा कि कौन से शेयर कल को डिफॉल्ट करने वाले हैं? कंपनी अलॉटमेंट कुछ महीनों के बाद मंगवाती है, फर्स्ट कॉल उससे कुछ महीनों के बाद। एप्लीकेशन तो सारे बंदे दे देते हैं ना, तभी तो उनको शेयर मिले होते हैं। सबसे पहले बैंक में जाके हम एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, तो एप्लीकेशन की अमाउंट तो हर शेयर होल्डर ने पे कर दी होती है, तभी तो उसको हमने शेयर अलॉट किए होते हैं, तभी तो हमने उसको बोला कि तेरे को मिल गई। सेकंड इंस्टॉलमेंट जब कंपनी मंगवाती है अलॉटमेंट, हो सकता है वो तब पैसे ना दे, या फिर अलॉटमेंट दे दी, हो सकता है वो फर्स्ट कॉल के पैसे ना दे, या हो सकता है फर्स्ट कॉल के दे दी हो फाइनल कॉल के ना दे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसने अलॉटमेंट के पैसे, अलॉटमेंट कौन सी किस्त होती है, पहली दूसरी तीसरी, अलॉटमेंट सेकंड किस्त होती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए लेकिन फर्स्ट कॉल के दे दिए होंगे या फाइनल कॉल के। जिस बंदे ने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, उसने आगे की थर्ड या फोर्थ कभी भी पे नहीं की होगी। लेकिन जिस बंदे ने सिर्फ थर्ड नहीं पे की, उसका मतलब ये होगा उसने पहली और दूसरी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वो पे कर दी होगी। यानी कि एक पॉइंट आपने ये याद रखना है, हर शेयर होल्डर ने, जितना मर्जी गरीब हो, जितना मर्जी अमीर हो, जितने मर्जी उसके पास शेयर्स हो, हर शेयर होल्डर ने कम से कम एप्लीकेशन के पैसे तो दे ही दिए होंगे, तभी तो उसको हमने शेयर होल्डर बनाया होगा। तो कहने का मतलब ये है, जब हम ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं ना शेयर एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की, तब हमेशा हमारी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, क्योंकि आप शेयर कैपिटल की एंट्रीज कर रहे हो। लेकिन जब हम फॉरफीचर करेंगे, तब हमारी एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है, आगे अलग अलग नेम आते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने शेयर कैपिटल जो लिख ली थी, कहाँ पे लिखी थी? क्रेडिट साइड पे। फिर थर्ड एंट्री आपकी क्या होती है? शेयर इशू एट, मतलब अलॉटमेंट की ना, शेयर, ये प्रोरेटा वाला पॉइंट निकल आएगा। थर्ड एंट्री आपकी क्या होती है शेयर अलॉटमेंट की, किसी को याद है? अरे थर्ड एंट्री मेरे भाई शेयर अलॉटमेंट की, टू शेयर कैपिटल, वहां पे भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ ना। तो जब आप 8 एंट्रीज कर रहे होते हो, तब आप शेयर कैपिटल बना रहे होते हो, इसलिए वो क्रेडिट होती है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल एंट्रीज। लेकिन 8 एंट्रीज के बाद जब आपको क्लियर हो गया कुछ बंदे डिफॉल्ट कर गए, उसके शेयर हमने अपने पास जब्त कर लिए और अब हम कैंसिल कर रहे हैं, तो उसके शेयर कैपिटल को भी कैंसिल कर देना है, इसलिए अब हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। पहली 8 एंट्रीज में क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल एंट्री है, तब आप शेयर कैपिटल को बना रहे हो। अब आपको पता चल गया कि किस बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो उनके शेयर अपने पास रख लिए, उसका शेयर सर्टिफिकेट फाड़ के कैंसिल कर दिए। तो फिर जर्नल एंट्री को भी तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे हो तो जर्नल एंट्री को कैंसिल करोगे कैसे? पहले हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब कैंसिल करते हुए शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जो जो पैसे उसने नहीं दिए उसमें उसका नेम आ जाता है, जैसे कि टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, ये वो वाले अमाउंट लिख रहा हूं मैं जो उसने पैसे नहीं दिए। जो उसने पैसे दे दिए उसको लिखते हैं टू शेयर फॉरफीचर। यानी कि फॉरफीचर वर्ड तब लिखना है जितने पैसे कंपनी ने उसके जब्त कर लिए। अच्छा, समझ में आ गया? जो पैसे नहीं दिए उसका नेम आता है, जो पैसे दे दिए उसमें उसका नेम नहीं आता, शेयर फॉरफीचर का नेम आता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक शेयर होल्डर है, उसने ना शेयर फाइनल कॉल पे नहीं की, तो बताओ कौन कौन से नाम आएंगे? तो सिर्फ फाइनल कॉल का नेम आएगा। देखो अलॉटमेंट का नेम नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल का नेम नहीं आएगा, टू शेयर फाइनल कॉल, और जितने भी उसने पैसे दे दिए, उसने कौन कौन से पैसे दे दिए होंगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ना, तो तीनों का टोटल करके शेयर फॉरफीचर में डाल देने। सिंपल सा रूल है, जो पैसे नहीं दिए उस इंस्टॉलमेंट का नेम लिख लेंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। जो पैसे उसने दे दिए उसमें शेयर फॉरफीचर का नाम लिख लेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर उसने शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों पे नहीं की, तो क्या क्या एंट्री बनेगी? टू टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में किस किस को ऐड करूंगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को। राहुल एक बार बताइयो, अगर कोई पैसे ना मिले तो उसमें फॉरफीचर का नेम आएगा या उस ईएमआई का? नहीं नहीं, जो पैसे नहीं मिले, जो पैसे नहीं मिले उसमें ईएमआई का नेम आएगा, जो पैसे मिल गए उसमें शेयर फॉरफीचर का नेम आएगा। नहीं, इसकी 3 जर्नल एंट्रीज होती हैं। ये होती है जी, शेयर हमने उसके फॉरफिट कर लिए, कैंसिल कर लिए। अब सोच के देखो, कंपनी के पास ना बहुत सारे शेयर वो पड़े हैं जो ठीक हैं, जिन्होंने पैसे दे दिए थे, लेकिन उसमें से कुछ खराब सेब निकले हुए हैं। खराब सेब समझते हो?
पूरी पेटी में से बाकी सारे तो ठीक हैं, 3 सेब खराब निकले हुए हैं, वो साइड पे पड़े हैं। अब अगर हम सारे सेबों को, एप्पल्स को, समझ लो हम दुकानदार हैं, सारे सेब हैं हमारे पास शिमला के लाल अच्छे अच्छे, हमने सारे डिस्प्ले करके रख दिए, उसके साथ हमने डिस्प्ले करके रख दिए 3 खराब सेब, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो आप क्या करते हो, उन सेबों को निकाल के ना सस्ते प्राइस पे बेच देते हो कि चल यार एक काम कर, ये वाले सेब तो हैं 200 रुपए किलो, ये वाले सेब तो ऐसे कर यार 150 रुपए किलो दे जा, ले ले, या 100 रुपए या 50 रुपीज जो भी है। अब सेबों पे मत आ जाना, मेरे कॉन्सेप्ट पे आना। बाकी सारे शेयर होल्डर तो ठीक थे, कुछ शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया, उसके शेयर फॉरफिट किए ना, उसके शेयर फॉरफिट आके कहाँ पे पड़े हैं? कंपनी के पास। ये कंपनी की वेबसाइट पे ना डिस्प्ले होते रहते हैं, इससे कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती है कि आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर है ना अच्छे नहीं है। तो आपने कंपनी के कैसे मालिक हैं? जब कंपनी के मालिक अच्छे नहीं है तो कंपनी कैसे होगी? तो कंपनी क्या करती है, जल्दी से ये जो फॉरफिटेड वाले शेयर्स होते हैं ना, जल्दी से जल्दी ना सस्ते प्राइस पे आगे बेच देती है, उसको बोलते हैं रीसेल कर देना, यानी कि री इशू। जब आप सेल करते हैं शेयर तब उसको इशू बोलते हैं ना। पुराने बंदे को आप देते ही नहीं, जो बंदे पहले डिफॉल्ट कर गए यार, उसके पास पहले पैसे देने के लिए थे नहीं, तो दोबारा क्या खरीदेगा? अगर उसके पास पैसे होते तो वो अपने बाकी पैसे ना दे देता है, ऐसे ही उसके पैसे डूब गए। अरे मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं, उसके पैसे तो हमने अपने पास रख लिए ना, जब्त कर लिए, वो दोबारा से वही शेयर खरीदेगा, तो उसको हम देते ही नहीं है शेयर्स। तो दूसरे नंबर पे क्या करते हो आप, शेयर को री इशू कर देते हो। पहले नंबर पे शेयर को फॉरफिट कर लिया, शेयर फॉरफिट का मतलब है उसके शेयर कैंसिल कर दिए। दूसरे नंबर पे री इशू कर दिए। अब जब आपने उसके पैसे जब्त कर लिए और जब आपने री इशू किया सस्ते पे, पहली एंट्री में आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, उसके पैसे जब्त कर लिए। दूसरी एंट्री में आपने शेयर सस्ते बेच दिए, सस्ते बेचने में प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस? लेकिन आप ना सही दुकानदार हो, सही कंपनी हो, आप इतना लॉस नहीं खाते कि उतने प्रॉफिट से भी ज्यादा। पहले जब आपने शेयर फॉरफिट किए, समझ लो आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, तो आप जान के ना लॉस पता है कितना खाते हो? 70 80 रुपए, 90 रुपए, 50 रुपए, ताकि अल्टीमेट में आपका प्रॉफिट बच ही जाए। फिर भी बहुत वर्स्ट कंडीशन आ जाए ना, ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 100 रुपए का लॉस खाते हो, तो मतलब आप कभी भी पूरी सिचुएशन में नेट लॉस में नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल रह जाते हो कि जितना मेरे को, मैंने उसके शेयर फॉरफिट किए, कंपनी कहती है मैंने उसका उतना प्रॉफिट जब्त कर लिया, ज्यादा से ज्यादा उतनी डिस्काउंट पे आप शेयर को री इश्यू कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हर केस में क्या होता है, कंपनी, जैसे मैंने आपको बोला पहले एंट्री में आपने शेयर फॉरफिट किया ना, फॉरफिट करके आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, री इश्यू पे आपने लॉस कमाया 70 रुपए का, तो बताओ कंपनी को कितने का मार्जिन बच गया? किसी ने सुना? 100 रुपए का फॉरफिचर का प्रॉफिट हुआ जो हमने लोगों के जब्त कर लिए। सेकंड में क्या करते हैं हम, री इश्यू करते हैं, री इश्यू मैंने ना 70 पे डिस्काउंट पे कर दिए, तो कंपनी को फिर भी तो अभी 30 रुपए बच गए ना, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? मतलब ऐसा प्रॉफिट जो बच गया। और ये प्रॉफिट ना कभी कभार होता है जिंदगी में, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैपिटल रिजर्व। जो प्रॉफिट कभी कभार होते हैं कैपिटल रिजर्व। पिछली क्लास में कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस किया था ना, वो ये होता है। तो 3 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री होती है शेयर फॉरफिट करने की, मतलब कि शेयर कैंसिल करने की। सेकंड एंट्री होती है रीइश्यू करने की। थर्ड एंट्री होती है रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग लॉस निकालने की, यानी कि कैपिटल रिजर्व निकालने की। 3 एंट्रीज होती हैं। करो जी जर्नल एंट्रीज। पॉइंट नंबर 1, इफ शेयर फॉरफिट या कैंसल्ड बाय कंपनी। पहली एंट्री होती है शेयर फॉरफिट करने की, यानी कि कैंसिल करने की। तो जब शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, देखते हैं जी कहानी में कोई अपडेट है कि सब ऐसे ही चल रहे हैं। जर्नल एंट्री में अब मैं शेयर कैपिटल को डेबिट करूं या क्रेडिट? क्रेडिट ना, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि ओरिजिनली तो हम क्रेडिट कर चुके हैं ना, वो तो अब मेरे को पता चल गया उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो मैं शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहा हूं, यानी कि शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा। शेयर कैपिटल डेबिट ब्रैकेट में लिख देना।
कॉल्ड अप अमाउंट। और क्या क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। इन तीनों में देखो मैं क्या नेम लिखूंगा, बताओ ये तीन कौन सी इंस्टॉलमेंट है? पे कर दिए होंगे शेयर होल्डर ने कि नहीं पे किए होंगे? पे नहीं किए तभी तो इनका नेम आ गया है ना। तो इसमें आप लिख देंगे नोट पेड, अमाउंट नोट पेड, ईएमआई नोट पेड। हम हमेशा ईएमआई से समझते हैं ना, ईएमआई नोट पेड। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? ईएमआई पेड। जहां पे वर्ड आएगा पेड वहां पे शेयर फॉर फ्यूचर के सामने लिखने, जो पैसे नहीं दिए। अमाउंट लिख लो जी, यहाँ पे एक अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एज्यूम ओनली एप्लीकेशन मनी इज पेड। ये वो है नरेशन। अब मेरे को बताओ, जो मैंने सोचा कि एप्लीकेशन मनी पे की होगी, बताओ एरो कहाँ पे खींचूं? अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल या फोर फीचर? फोर फीचर में। मैंने यही एज्यूम किया होगा ना, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी होगी, तभी तो मैंने यहाँ पे तीन अलग अलग नेम लिख दिए। अच्छा मेरे को बताओ, पहले एंट्री कर दी, क्या की एंट्री है? शेयर कैंसिल करने की। ठीक है, इसकी नरेशन क्या बनती है? बीइंग शेयर्स आर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स आर फॉरफिटेड। नरेशन मैंने आपको ऊपर लिखवा दी थी, शेयर फॉरफिट यानी कि कैंसिल। दिया बताना, अगर कंपनी ने, सॉरी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे कर दी हो, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? टू शेयर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। चलो एंट्री नंबर 2। फर्स्ट एंट्री फिर से पूछूंगा कशिश या महक आपसे, सेकंड एंट्री करवाने के बाद दोबारा से फर्स्ट एंट्री पूछूंगा, ये वाली है। हाँ जो करवा दी है। सेकंड एंट्री, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स। सेकंड एंट्री क्या की होती थी? हाँ जी, री इशू की। व्हेन सेकंड एंड फॉरफिटेड शेयर्स आर, री का मतलब दोबारा बेचना ना, इशू का मतलब सेल करना। अच्छा शेयर्स री इशू करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स ना कभी भी जब री इशू करेंगे कभी भी ईएमआई पे नहीं करते, उसको हम पूरे प्राइस पे बेचते हैं। खोल दो यार। हाँ बस बस बस। अगर वो आने लगे ना, छोटे वाले मच्छर, कल परसों से बड़े आ रहे थे, 300-400 ग्राम इकट्ठे भी किए हुए थे सुबह ना। समझ गए ना? 2-3 दिनों से, हाँ लाइट वाले, फिर बंद कर देना। अच्छा फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशू कर रहे हैं, कंपनी को पैसा मिलेगा या कंपनी पैसा पे करेगी? चाहे लॉस पे मिले, कंपनी को तो मिल ही रहा है ना। 10 वाला शेयर कंपनी 9 में इशू कर देगी, 8 में, 7 में। ठीक है, पहले तो प्रॉफिट हुआ पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। एंट्री करो जी। आज दिया जी आप एक्टिव हो? आज आप एक्टिव हो? नहीं अभी खो गए थे दोबारा, बातें नहीं करनी। आज वो पढ़ रही है, क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? बोला मेरे सामने। अच्छा, देखा मेरी नज़र बड़ी जल्दी रहती है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिल रहे हैं ना, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट पेड, जितने कंपनी को पैसे मिले। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट या लॉस, मतलब जितना आप डिस्काउंट या लॉस पे शेयर बेचोगे, लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं एज पर नॉमिनल रूल, इसलिए उसको डेबिट कर दो। हाँ बिल्कुल, पहली एंट्री में प्रॉफिट है, दूसरी एंट्री में लॉस है। टू शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 भुलवा दिया।
फॉरफीचर डिस फॉरफीचर लॉस या डिस्काउंट कैन नेवर एक्सीड शेयर फॉर फीचर प्रॉफिट इन फर्स्ट एंट्री। देखना लैंग्वेज समझ में आती है, अपनी बनाई हुई है थोड़ी देसी। शेयर फॉर फीचर का जो लॉस है ना, कौन सा शेयर फॉर फीचर का लॉस, ये वाला, ये कभी भी एक्सीड नहीं करेगा प्रॉफिट से, मतलब हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा ही रहेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितने की दे सकते हो, जितना आपने पिछली एंट्री में ये प्रॉफिट कमाया ना, सामने वाले बंदे का पैसे नहीं जब्त करके रख लिए, तो जितने आपने सामने वाले के पैसे जब्त कर लिए पहली एंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा आप उतनी यहाँ पे डिस्काउंट इश्यू कर सकते हो, बस ये वाली जो डिस्काउंट है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितनी कर सकते हैं, जितने हमने उसके पैसे वो किए। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू। क्यों चेयर इधर कर रहे हो हैं? क्यों और भी उधर होते जा रहे हो? काहे? अब मैं किस किस को देखूं भाई, मेरे को क्या पता पहले किसने किया, कि इकट्ठे ही किया था। चल भी तू टॉप पे कर, मैं तेरी बाजू पे करती हूँ। भैया पूछेंगे, दोनों के बाद जवाब, लूप चलता रहेगा। तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, जितना उन्होंने प्रॉफिट फॉरफिट किया था। थर्ड एंट्री, ये नोट नंबर 3 नहीं है, जर्नल एंट्री 3 करवा रहा हूं आगे। एंट्री नंबर 3, व्हेन सेकंड एंट्री की नरेशन है, बीइंग शेयर्स आर रीइश्यूड। फोन क्यों? फिर उसके बाद मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो कि मैं क्लास में हूं? छोड़ दो, अपने आप देखेंगे जिसका है। यही छोटी सी डिस्टरबेंस होती है जो पूरे चैप्टर को बिगाड़ देती है, पूरे कॉन्सेप्ट को। जिन्होंने फोन किया उसका लॉस नहीं होता, लॉस आप लोगों का होता है। बीइंग शेयर्स आर इशूड, थोड़े दिनों तक अपने फोन बैन कर देना अपना क्लास में ही, स्कूल जैसे कर देना है। जब आप आपके प्री बोर्ड की डेट शीट आ जाएगी, आ गई है आप लोगों के प्री बोर्ड की डेट शीट? हाँ जमा करवा लेंगे। मेरा फोन कहाँ है? कौन कहेंगे? घर के नहीं कहते ये, आप रहने दो। तो घर वालों, आप घर वालों को मेरा फोन नंबर दे दो, बात खत्म। नहीं मेरे पास उस टाइम होएगा तो मैं बोल दूंगा ना आप लोगों को। कशिश है, चेयर इधर कर। हाँ इधर करो। थर्ड जर्नल एंट्री, बस 10 एक मिनट तक छुट्टी। क्या टाइम 5:15 से 6:15 है, तो 6:15 छुट्टी हो जाएगी और क्या। जो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा बच जाएगा वो हमने
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। बस ये 3 जर्नल एंट्रीज होती हैं। इसके नीचे लिखो एग्जाम्पल। हाँ, इसी एंट्री के नीचे ही बस 3 ही एंट्रीज होती हैं। सबसे पहली एंट्री होती है शेयर फॉरफिट करने की, फिर री इशू करने की, फिर कैपिटल रिजर्व की। कंपनी फॉरफिट 400 shares of 10 each on which first call 2 rupees and final call 2.5 rupees not paid। अभी अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं दिमाग से। जीनियस लोग जो है वो मौके पे क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ कंपनी फॉरफिट 400 shares of 10 each on which first call, then company reissued same share at 9 rupees। डू जर्नल। देखो जी, पहले तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही है क्या चीज हुई है? कितने पैसे उन्होंने पे कर दिए होंगे? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पे कर दिए होंगे। कितने? 5.5। एक आंसर आया। कोई और? 2 आंसर 5.5। 4.5 है। अब करी ना बात। 5.5 दिया आपने, बात पे अटकी हुई है। एक शेयर होल्डर अपनी बात पे अटका हुआ है, दूसरा शेयर होल्डर साथ साथ मुकर गया। और कंपनी के पास टोटल कितने पैसे आ चुके हैं? 5.5। एक और आंसर आया। वो छोड़ो, इंटू 10 तो कुछ होगा भी नहीं। 4.5। कोई और आंसर? मेरे को वैसे समझ नहीं आ रहा इसमें कितना मुश्किल है। तो कितने आए होंगे? हाँ, बस इसमें कोई मुश्किल है क्या? महक थोड़ा सा बोल लो। फिर आंसर क्यों देते हो? जब चीज समझ में आती है, आवाज लोड हो जाती है ना अपने आप। ये लोड आपका ना कॉन्फिडेंस का वो होता है, रिफ्लेक्शन, कि हाँ आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें है क्या। रिक्शे वाले को बुलाऊं ना कि भाई मैंने ना किसी से ना 10 रुपए लेने थे, उसने मेरे को 4.5 पे नहीं दिए। वो रिक्शे वाला भी आके बता देगा मेरे को। अच्छा 4.5 नहीं दिए। मैं अगर उससे पूछूं मतलब उसने मेरे को कितने दे दिए होंगे? 5.5। किराने की दुकान पे जाओ, 120 रुपए का सामान लो ना, कहो कि अभी 20 रुपए दिए नहीं, तो कितने दे दिए होंगे? 100 रुपए। क्या था इसमें? लेकिन वही है ना, बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं हमें सर, कोई गलत ना हो जाए। फर्स्ट एंट्री मेरे को फर्स्ट एंट्री करवाओ। क्या एंट्री होगी? सबसे पहले उसके शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो आप 10 से इंटू कह रहे हो वो मेरे को नहीं समझ आया दिया कौन सा 10 से इंटू। तो भी 10 से नहीं होगा। ईच शेयर 400 शेयर हैं तो 400 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से नहीं। 400 शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए जो पूरा 10 रुपए का था, यानी कि 4000। अब 2 में क्या क्या लिखूं? फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? 400 शेयर्स इंटू 2 रुपए। फर्स्ट कॉल पे नहीं की। अच्छा फाइनल कॉल पे कर दी है क्या? 400 इंटू 2.5, ये कितना बनेगा जी? शायद 1000 रुपये बनेगा। तो कितने पैसे पे कर दिए होंगे? जो पैसे पे करते हैं उसको क्या लिखते हैं? 2 शेयर फॉरफीचर। जो पैसे पे कर देते हैं उसको लिखते हैं 2 शेयर फॉरफीचर। कितना? 400 इंटू
आवाज नहीं आई। 2200। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, स्पेलिंग देख लेना जी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। देखो जी पहली एंट्री आई है, समझ आ गई? तो पहले ही देख के बोल दिया करो, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। थर्ड एंट्री, सेकंड एंट्री कौन सी होती है? रीइश्यू की। कितने वाला शेयर कितने में बेचा है, पढ़ के बोल दो। 10 वाला 9 में कितने का लॉस हुआ? कंपनी को कितने पैसे मिले होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 3600 मिले होंगे, क्योंकि 400 शेयर है ना, एक 9 रुपए का है, 3600। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस कितने का हुआ है? 1 रुपए का, तो लॉस डेबिट में आता है। जैसे आपका देखो प्रॉफिट था ना, यहाँ पे ना पहले ऊपर वाली एंट्री में ना लिख देना ये आपका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट मेरा क्रेडिट में आता है। अब लॉस है तो लॉस डेबिट में आएगा। ये कौन सा लॉस है? जो शेयर फॉर फीचर के टॉपिक में हो रहा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है शेयर फॉर फीचर। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल तो 10 रुपए की है ना पूरी। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये भी चेक करूंगा कि ब्रैकेट में लिखे हैं कि नहीं लिखे। सेकंड एंट्री देखना क्लियर है? सेकंड एंट्री में जी की है मैंने एक गलती, जल्दी से ढूंढो। क्या? तो डेबिट ही होएगा। तो 400 इंटू एक 400 नहीं होता? वो तो ठीक है, ये वाली एंट्री तो ठीक है। और देखो कंपनी को 3600 रुपये मिलेगा, तो फिर 9 रुपये नहीं आने चाहिए। अच्छा, तो शेयर 400 है, ठीक है। आगे थर्ड एंट्री, हाँ सही है। थर्ड एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो जी पहली एंट्री में शेयर फॉर फीचर का प्रॉफिट कितना हुआ था, अपनी अपनी एंट्रीज में देखो। फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉर फीचर का प्रॉफिट 2200, और लॉस कितने का हुआ है दूसरी एंट्री में? 400 का। 2200 का प्रॉफिट हो गया, 400 का लॉस भी कर गया, तब भी मैं अच्छा बिजनेसमैन ही बन गया। तो मेरा प्रॉफिट है कितना? 1800। 1800 को कैपिटल रिजर्व में डाल दो। गुडविल नहीं, हाँ कह सकते हो, कह सकते हो। अब नोट्स वाली जगह पे छोड़ के क्वेश्चंस वाली जगह पे आइए। नोट्स वाली जगह छोड़ के आगे क्वेश्चंस वाली जगह पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ये कर लिया। इसमें देख लो अगर कोई डाउट है तो। लिखो कंपनी फॉरफिटेड। थोड़ा खतरनाक कंसेप्ट करवाने वाला हूं। ऊपर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कोल्ड अप। 8 कोल्ड अप का मतलब समझते हो? मतलब कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल जो है ना 2 रुपए की, वो मंगवाई ही नहीं है, तो इसको डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। हाँ अभी लिखवाऊंगा। ऑन विच allotment ₹2 and first call ₹3 not paid by शेयर होल्डर। अच्छा जी, 2 रुपये और 3, 5 रुपये नहीं दिए, 3 रुपये दे दिए होंगे। 3 का 1500, 1500 जो मैं 1500 शेयर 3 रुपये,
400 शेयर अलॉटमेंट भी तो लिखा है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। हाँ नोट पेड मतलब 5 रुपए नहीं दिए तो इसने कितने पे कर दिए होंगे? 3 रुपए, क्योंकि कंपनी ने अभी तक 8 रुपए मंगवाए हैं। 8 रुपए में से साफ साफ लिखा हुआ है 2 रुपए और 3 रुपए नहीं, तो मतलब फर्स्ट साथ में लिख लो एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज नोट कॉल्ड बाय द कंपनी। जब कंपनी ने नहीं मंगवाए तो इसमें शेयर होल्डर की थोड़ी ना डिफॉल्ट हुई, मंगवाई नहीं, तो कंपनी ने भी 8 रुपए मंगवाए हैं, 8 में से 5 रुपए तो उन्होंने दिए ही नहीं, तो कितने दे दिए होंगे? 3 रुपए। 8 रुपीज कोल्ड अप है, साफ साफ लिखा हुआ है अलॉटमेंट के 2 फर्स्ट कॉल 3, 5 रुपए उन्होंने पे नहीं किए, तो पे कितने किए होंगे? 8 में से 3, 2 रुपए के तो कॉल ही नहीं किया, तो इसको इग्नोर कर देते होते हैं। अगली लाइन देखो जी, अब मैं शेयर रीइश्यू कितने कर रहा हूं, 400 शेयर्स आर रीइश्यूड ओनली। एज फुल्ली पेड अप ₹4.9। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जी 10 वाला शेयर। देखो जो फोर फीचर की कहानी खत्म होगी ना, 8 रुपए कॉल अप किए, उसके शेयर कैंसिल कर दिए। सेकंड कहानी अपने आप अलग घूमती है री इश्यू की, तो अब आप ये नहीं कह सकते कंपनी ने 8 वाला शेयर 9 में इश्यू किया। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है वही 10 वाला 9 में इश्यू किया, वरना बच्चों को पता क्या लगता है, सर 8 रुपीज कोल्ड अप थे 9 में बेचा तो 1 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया ना। फोर फीचर की फर्स्ट एंट्री खत्म हो गई तो उसको भूल जाओ। री इश्यू का केस आया, री इश्यू में हमने ये बोला कि 10 वाला फुल्ली पेड अप 10 वाला शेयर 9 में बेचा, फिर भी 1 रुपए का लॉस है। देखा जाए कंपनी अभी भी पूरे 2 रुपए कमा गई है ना। कंपनी अभी भी तो 2 रुपए कमा गई है। जिसको देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उसको मेरी ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। कंपनी ने कितना प्रॉफिट जब्त किया पर शेयर? 3 रुपए। 8 रुपए कोलप थे, 5 रुपए तो दे नहीं है, 3 रुपए कंपनी ने जब्त कर लिए ना। पहली फोर फीचर खत्म। सेकंड में क्या होता है? री इश्यू। री इश्यू वाला कंपनी ने फुल्ली पेड अप 10 वाला शेयर 9 में बेचा, 1 रुपए का लॉस हुआ ना, तो अल्टीमेटली कंपनी पर शेयर 2 रुपया कमा गई है। ठीक है, अब एंट्रीज करेंगे, ये खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना ना। बिल्कुल ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? 500 शेयर्स हैं, कितने से मल्टीप्लाई करना है? 8 से या 10 से? नोट्स लिखवाए हुए हैं वहां पे देख लो, वहां पे पता चल जाएगा। जहां पे आज मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं ना, वहां पे देखो ब्रैकेट में क्या लिखवाया था वर्ड। विद लिखा हुआ है ब्रैकेट में कोल्ड अप। महक नोट्स देखने के लिए बोला मैंने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में क्या लिखवाया हुआ है? कोल्ड अप। तो मेरे कोल्ड अप यहाँ पे कितने हैं? 8 रुपए, इसलिए मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। रीजन क्या है? जब मैंने 8 रुपए से ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा ओरिजिनली, तो उतने से ही तो डेबिट करूंगा। तो 500 इंटू 8 4000। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। गुरजोत वाली लाइट ऑफ करो और विंडो भी ऑफ कर दो प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन से पैसे नहीं दिए? कौन से पैसे नहीं दिए? फास्ट, कौन से पैसे नहीं दिए? हाँ जल्दी जल्दी बोलो। टू शेयर अलॉटमेंट 500 इंटू अलॉटमेंट का रेट क्या? अलॉटमेंट का रेट क्या था? यानी कि आज आएंगे कितने? 1000। अच्छा, टू शेयर फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं दिए? 500 इंटू 3 1500। तो बाकी जो पैसे दे दिए, टू शेयर फोर फीचर। आप चाहे तो 1000 में से ये दोनों को माइनस कर दो, लेकिन जो समझ सकता है उसको पता लग जाएगा 3 रुपए ही आएंगे। 8 रुपए में से 5 नहीं दिए तो यहाँ पे कितने आएंगे? 3 रुपए। जैसे मर्जी कर लो, चाहे 4000 में से ऊपर वाले गोले को माइनस कर दो 1000 और 1500 को। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड। एंट्री नंबर 2 में क्या करते हैं? री इश्यू। री इश्यू कितने वाला शेयर कितने में किया है? 10 वाला शेयर 9 में। 8 वाला 9 में नहीं किया। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? 10।
ये एंट्री तो बड़ी इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर रीइश्यू किए हैं ये देखो अब 400, तो यहाँ पे 400 इंटू बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे 400 इंटू 9। हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोला करो। लॉस कितने का हुआ 1 रुपये का, और लॉस को क्या लिखते हैं शेयर फॉर फीचर डेबिट, 400 इंटू 1 यानी कि 400, टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 10 4000, बीइंग 400 शेयर्स आर रीइश्यूड। तीसरी एंट्री आपको आसान लगेगी लेकिन इतनी आसान है नहीं तीसरी एंट्री। थर्ड एंट्री में हमने कैपिटल रिजर्व में पैसे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे ना इक्वेशन बराबर नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, ये एंट्री कर ली, अब मैं आपको समझाऊं। पिछली एंट्री में हमने क्या किया था, ये 1500 में से जो ये वाले 1500 हैं इसमें से मेरे को 400 माइनस कर दिए थे, कैपिटल रिजर्व में डाल दिए थे ना। लेकिन जो मेरा 1500 प्रॉफिट है पहली एंट्री में वो कितने शेयर्स के ऊपर है 500 शेयर्स के ऊपर है। जो मेरा 1500 पहली एंट्री में मेरे को प्रॉफिट हुआ है, जो मैंने पैसे जब्त कर लिए शेयर होल्डर के, वो तो 500 शेयर जब्त किए ना, 500 शेयर जब्त करने पे प्रॉफिट है 1500। जबकि मैंने री इशू कितने किए हैं, री इशू किए मैंने 400। 1500 के प्रॉफिट में से 400 का लॉस थोड़ी ना माइनस कर सकता हूं मैं, या तो मेरे पास 500 शेयर का ही प्रॉफिट हो या फिर 500 शेयर का लॉस हो। फिर से प्रॉफिट मेरे पास कितने का है 500 शेयर्स का, लॉस मेरे पास है 400 शेयर का। क्या ये आपस में इक्वल है? जब इक्वल नहीं है तो आप इसको माइनस थोड़ी ना कर सकते हो। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं 400 शेयर का लॉस कैलकुलेट कर लूं, सॉरी 400 शेयर का प्रॉफिट, क्योंकि 400 शेयर का लॉस तो मेरे पास है ही पड़ा। फर्स्ट एंट्री में मेरे पास आप लोग बोलो एक बार, जब तक बोलोगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फर्स्ट एंट्री में मेरे पास कितने शेयर्स का प्रॉफिट है 500 का। सेकंड एंट्री में मेरे पास कितने शेयर्स का लॉस है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं 400 शेयर का लॉस कैलकुलेट कर लूं ताकि मैं सेकंड वाले पॉइंट के साथ कंपैरिजन कर पाऊंगा। अगर मैंने 400 शेयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, 400 शेयर का लॉस तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो बराबर हो जाएंगे, फिर माइनस कर देना। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप या फिर 500 शेयर का लॉस कैलकुलेट कर लो। यार जब मैंने शेयर ही 400 बेचे हैं तो वो मैं कर नहीं सकता, इसलिए मेरे पास अब ऑप्शन क्या है 400 शेयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है 500 शेयर का, लॉस है 400 शेयर का। लेकिन अगर ये मेरे पास प्रॉफिट 500 शेयर का है तो मैं प्रोपोर्शनेटली 400 शेयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा। है आसान, समझाने वाइज थोड़ा सा बस मुश्किल था, वैसे आसान है। एंट्री कर लो पहले थर्ड, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री सेम होगी। अब मेरे को अमाउंट निकालनी है, फॉर्मूला देख लो जी पहला क्या है, अमाउंट फॉर फीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट इनटू शेयर्स रीइश्यूड माइनस लॉस ऑन फॉरफीचर। सर ये क्या आप करवा क्या रहे हो, ये तो आपका मैथ शुरू हो गया है ना। सिंपल सी बात देखते हैं, अब आप फॉर्मूले पे ध्यान मत देना, एक मिनट लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, ध्यान दो, फॉर्मूले को देखना ही मत आप। मेरे पास कितने का प्रॉफिट हुआ है 1500 का प्रॉफिट हुआ था ना। 1500 प्रॉफिट मेरे पास कितने शेयर्स का है 500 शेयर का। मेरे को निकालना कितने शेयर का है 400 शेयर का। तो देखा जाए तो पर शेयर निकल आएगा ना, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3 रुपए। तो मल्टीप्लाई कर देते होते हैं जो हमारे शेयर रीइश्यू हैं, मल्टीप्लाई उससे किया जाता है जो आपको निकालने हो। 1500 शेयर, एक बार फिर से लिख रहा हूं, कितना प्रॉफिट है मेरे पास 1500, कितने शेयर के ऊपर हुआ था, आपको कितने के ऊपर चाहिए 400, कितना आएगा ये 5 3, ये 1200 आ जाएगा। ये अब मेरा 400 शेयर का प्रॉफिट है। अब इसमें से 400 शेयर का लॉस माइनस कर दो, कितना था 400 शेयर का लॉस, वो तो निकाल ही लिया था 400 रुपए ही। तो मतलब 400 1200 माइनस 400 800, खत्म।
तो ये 800 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। करो इसको।